हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे, जो कि एक प्रैक्टिस सेट की तरह होगा। इसमें आपको पूरी वीडियो देखनी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट में इन 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं, कितने स्कोर आए हैं, आपको वो काउंट करना है। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। सेकंड है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। थर्ड है छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक रूढ़िबद्धता जो होती है उसको दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का आपका ऑप्शन 2, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, यानी कि उनमें कोई अंतर नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन है औसत से कम, सेकंड है औसतन, थर्ड है औसत से अधिक एंड फोर्थ ऑप्शन है कह नहीं सकते। करेक्ट आंसर होगा 2 का हमारा ऑप्शन 3। जो बच्चा सृजनशील है उसकी जो बुद्धि का स्वरूप होगा वो औसत से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। सेकेंड है मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। थर्ड है 10 तक के पहाड़ों को मुंह जवानी याद कर लेना। एंड फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप इन चारों ऑप्शंस में से कौन लगता है आपको, वो चूज करिए। करेक्ट आंसर होगा 3 का हमारा ऑप्शन 2, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, सेकेंड है लीव वाइगोत्स्की, थर्ड है जीन पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो इन चारों में से किन्होंने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है, ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 4 का हमारा ऑप्शन 2, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की क्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। सेकेंड है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। थर्ड है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो आपकी जो क्लास है उसमें जो बच्चे हैं उनमें सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप क्या करोगे। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों जो है हमारा सही हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहोगे। फर्स्ट ऑप्शन है रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। सेकेंड है रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। थर्ड है रजनी ज़्यादा काम करने लगी है। एंड फोर्थ ऑप्शन है रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो ये उसके हाइट से रिलेटेड है, तो इसका मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में तो कोई इफेक्ट पड़ने से रहा। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, बताइए क्या सही होगा इसका। करेक्ट होगा 6 का हमारा ऑप्शन 2, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, क्योंकि विकास जो होता है वो अलग होता है और वृद्धि जो होता है वो हमारे शारीरिक क्रम से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद, सेकेंड 5 वर्ष की आयु के बाद, थर्ड 7 वर्ष की आयु के बाद एंड फोर्थ ऑप्शन है माँ के गर्भ से ही। तो बच्चे की विकास की जो प्रक्रिया है वो कब आरंभ होती है। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, प्रसव पूर्व अवस्था में ही, यानी कि माँ के गर्भ से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव काल, सेकेंड किशोरावस्था, थर्ड युवा प्रौढ़ावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो विकास का जो सबसे कठिन काल है, तनाव या फिर तूफान की अवस्था भी आप बोल सकते हो, वो कौन सी है। करेक्ट हो जाएगा 8 का आपका ऑप्शन 2, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ न रहे।
सेकेंड है विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना। थर्ड है उसको परामर्शदाता के पास भेजना। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार यानी कि वो नॉर्मल व्यवहार नहीं कर पा रहा है, उसको सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, उसको चूज करना है आपको। करेक्ट होगा 9 का हमारा ऑप्शन 1, दूसरे विद्यार्थियों से अलग रहने के लिए कहना। ये जो है वो उसको सुधारने का सही तरीका नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। फर्स्ट है वैज्ञानिक अन्वेषक का, सेकंड प्रतिशोध का, थर्ड क्रोध का, एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या का। तो जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण विकसित होते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, सेकेंड है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, थर्ड है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, एंड फोर्थ ऑप्शन है संगीत की आवश्यकता। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से अधिगम को प्रभावित करने वाला ऐसा कौन सा कारक है जो टीचर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो चूज करना है आपको। फर्स्ट है विषय का ज्ञान, सेकंड मनोविज्ञान का ज्ञान, थर्ड व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुशासनहीनता। तो जब टीचर स्वयं अनुशासनहीन रहेंगे तो वो बच्चों को क्या ज्ञान दे पाएंगे, इसलिए ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही होगा। अनुशासनहीनता जो है वो शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य अभिप्रेरणा, सेकंड आंतरिक अभिप्रेरणा, थर्ड बाह्य अभिप्रेरणा, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोहलर, सेकंड स्किनर, थर्ड थॉर्नडाइक, एंड फोर्थ ऑप्शन है वुडवर्थ। करेक्ट होगा 14 का आपका ऑप्शन 2। स्किनर ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है। फर्स्ट है बैरन, सेकंड डंडेकर, थर्ड जीन पियाजे, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वीएस ब्लूम। तो ये जो 15 में पूछा गया है, वो जो कथन दिया गया है वो इन चारों ऑप्शन में से किन्होंने कहा है वो बताना है आपको। करेक्ट होगा 15 का हमारा ऑप्शन 2 डंडेकर का। डंडेकर ने कहा है कि सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड है उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वो दोबारा गुस्सा ना करे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है हमारा वही सही होगा। देखते क्या है इसमें कि कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो आपको ऑप्शंस चूज करने में इस बात को भी ध्यान में रखना है कि निगेटिव जो भी रहे, जो भी आपको लगे कि नहीं ये गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 2 एंड थर्ड जब आप देखोगे तो इन तीनों, ये जो तीनों लिखा गया है, तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, वो तीनों में कुछ ना कुछ निगेटिविटी है। विद्यालय से नाम कटवा देंगे, फिर अधिक गृह कार्य देंगे, या फिर उसे शारीरिक दंड देंगे, तो ये तीनों जो है वो निगेटिव वे में चला जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, सेकेंड है कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना, थर्ड है अनुचित
जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने शिक्षण विधियों में कोई बदलाव न करना। तो एक आदर्श टीचर में जो गुण निहित होना चाहिए वो क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से? 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। निहित का अर्थ होता है कि क्या जरूरी है, ठीक है। एक आदर्श शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि ऐसे टीचर होने चाहिए जो कि कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करे। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। थर्ड ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है वो क्यों है? करेक्ट होगा 18 का हमारा ऑप्शन 1, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता को प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो है लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नता, थर्ड है विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर आप देखते हो कि एक ही उम्र के जो बच्चे होते हैं या फिर जुड़वा भी आप ले लो, तो उसमें से कोई बच्चा ऐसा होगा जो किसी भी चीज़ को आप सिखाओगे तो वो जल्दी जल्दी सीख लेगा, लेकिन कोई जो है वो आराम से सीखता है या फिर वो सही तरीके से सीख भी नहीं पाता। तो ये जो होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है। ऑप्शन 2 जो है हमारा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट है चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, सेकंड है चिंतन तर्क प्रधान होता है, थर्ड है चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ये जो कथन है वो चिंतन की विशेषता नहीं है, क्योंकि चिंतन के लिए किसी न किसी टॉपिक का होना जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं कि वो कोई समस्या ही हो, लेकिन कुछ न कुछ टॉपिक होना चाहिए जिस पे लोग चिंतन करें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 7 वर्ष, सेकेंड 10 वर्ष, थर्ड 12 वर्ष, एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 वर्ष। तो आपको याद होगा कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे और उसमें तार्किक चिंतन करने की आयु उन्होंने कब से कब तक बताई थी, मतलब कब से शुरू होता है ये बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो तार्किकता के आधार पर चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा हमारा। ये जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्न में से क्या किसी बच्चे की भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रोना, सेकंड आकलन, थर्ड हाव भाव, एंड फोर्थ ऑप्शन है बलबलाना। तो बच्चे के भाषा विकास की जो प्रारंभिक रूप नहीं है वो क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 आकलन। बाकी ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जो है वो बच्चे की भाषा विकास के प्रारंभिक रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सेकंड लघु उत्तरीय, थर्ड अति लघु उत्तरीय, एंड फोर्थ ऑप्शन है निबंधात्मक। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको चूज करने पड़ते हो या फिर रिक्त स्थान को भरो या फिर टिक करो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किन श्रेणी में आएंगे इन चारों ऑप्शंस में से? करेक्ट आंसर होगा 23 का हमारा ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है
तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र, फर्स्ट ऑप्शन है मंद बुद्धि है, सेकेंड है बुद्धिमान है, थर्ड है अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, एंड फोर्थ ऑप्शन है मूर्ख है। तो कोई ऐसा बच्चा जो कि अपने वातावरण में एडजस्ट करना, सामंजस्य करना सीख लिया हो, तो एक टीचर होने के नाते आप ऐसे समय में क्या विचार करोगे, उस पर क्या राय रखोगे। करेक्ट हो जाएगा 24 का हमारा ऑप्शन 2 कि बच्चा बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक शिक्षा, सेकंड प्रगतिशील शिक्षा, थर्ड वैदिक शिक्षा, एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य शिक्षा। तो प्रोजेक्ट प्रणाली जो होती है उसका यूज किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। करेक्ट होगा हमारा 25 का ऑप्शन 2 प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। सृजनशील बालक का गुण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विचारों में स्वतंत्रता, सेकंड है किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, थर्ड है दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, एंड फोर्थ ऑप्शन है नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 27। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, सेकंड निर्माण का सिद्धांत, थर्ड रुचि का सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। जो बालक डैश से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सेकंड अप्रेक्सिया, थर्ड अफेजिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया। तो इन चारों डिसेबिलिटी में से वह ऐसे बच्चे कौन से होते हैं जिनको पढ़ने में जो कठिनाई होती है वो उनको किस प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज करने हैं। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो 100 को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर ऐसे करके पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने में असमर्थता होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 संवेदी प्रेरक अवस्था। यानी कि बच्चा अपने पहले स्टेज में ही अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर, सेकेंड है आसान से कठिन की ओर, थर्ड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, एंड फोर्थ ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और आपके स्कोर क्या हुए ये भी बताएं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।